Okay, so welcome to the 7th lecture of design of a steel structure, and today class is going to be very important from connection point of view, है ना, because I am going to discuss some important terminology used in the design of joints, है ना, और you can say important definition। कुछ ऐसे important terminology को हम लोग यूज करने जा रहे हैं जो जब हम ज्वाइंट का डिजाइन स्टार्ट करेंगे आफ्टर वन क्लास, है ना, आफ्टर 1 और 2 क्लास जब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे इसका, तो वहाँ पे इसका है जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को काफ़ी केयरफुल होकर सुनना है और समझने की कोशिश करना है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर का बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। अगर आप सही से चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये काफ़ी आपके माइंड में क्या होगा, ड्यूरेबल रहेगा, है ना। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे क्लास एंड so first terminology is पिच ऑफ द रिवेट्स, है ना। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे क्या है, दो प्लेट को है जो जोड़ा गया है, दो प्लेट को है जो जोड़ा गया है ना, दो प्लेट को जोड़ा गया है। हमें यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स है जो नंबर ऑफ रिवेट्स के हेल्प से है जो दो प्लेट को जोड़ा गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 रिवेट है जो पर साइड है, 8 रिवेट पर साइड है जो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद क्या है, पी लोड है जो अप्लाइड है, पी लोड है जो दोनों तरफ से अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है डिजाइन ऑफ रिवेट्स में, वो है पीच ऑफ द रिवेट्स, है ना। पीच ऑफ द रिवेट्स इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल पी। किससे डिनोट करेंगे इसको स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पीच बोलेंगे किसको, है ना, पीच किसको आप बोलेंगे। सो सी द डेफिनेशन, कहता इट इज द डिस्टेंस between the two consecutive rivets. It is the distance between the two consecutive rivets measured parallel to the direction of applied force in the structural member, है ना। यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे पिच हमने दिखाने का कोशिश किया है। कोई दो रिवेट ले लीजिए आप, है ना, लेकिन रिवेट किस डायरेक्शन में लेना है आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, है ना, अप्लाइड लोड के डायरेक्शन में लेना है, मतलब अप्लाइड लोड के पैरेलल में लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने इस रिवेट को कंसीडर किया, ये दोनों को कंसीडर में लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पिच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल पी से, है ना। अगर यहाँ पे डिफाइन करना हो पिच तो कैसे करेंगे, अगर ये दोनों रिवेट के बीच में डिफाइन करना हो तो कैसा करेंगे, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। तो ध्यान यही रखना है कि जो रो लेते हैं वो किस डायरेक्शन में लेते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, है ना। चूंकि आप लोड है जो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो जो रिवेट का रोल लेंगे वो भी क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे, है ना, है कि नहीं। सो हमेशा ध्यान रखना है कि पिच इज ऑलवेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, पिच इज ऑलवेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आगे जाके जब हम गेज डिफाइन करेंगे, है ना, क्योंकि गेज होता है जो इसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिवेट्स, दो कंजिक्यूटिव रिवेट्स के बीच का क्या है, डिस्टेंस है ना। एक्चुअली डिस्टेंस कहाँ लेते हैं, सेंटर टू सेंटर लेते हैं, डिस्टेंस कहाँ लेते हैं, सेंटर टू सेंटर। जैसे एक रिवेट है होल ए हुआ, दूसरा रिवेट होल ए हुआ, तो इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर ए है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, पिच होता है, ठीक है। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए आपने लोड है जो इस तरह से अप्लाई किया है, तो ये भी डिस्टेंस क्या है, इसका पैरेलल है, इसका पैरेलल है ना। अप्लाइड फोर्स इन द स्ट्रक्चरल मेंबर, यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेंबर किसको बोला गया, ए प्लेट को, क्योंकि दो प्लेट को इस तरह से, दो प्लेट है जो आपको इस तरह से है, दो प्लेट इस तरह से है और दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ऊपर से कवर रखा गया है ना। इसको डिटेल में जो आगे हम देखने वाले हैं, तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। सो ये तो था पिच के बारे में।
अब देखिए पिच से रिलेटेड IS 890-84 ने बहुत सारा स्पेसिफिकेशन दे रखा है जो हम आगे डिजाइन में यूज करेंगे, तो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, कहता है एज पर IS 890-84, इसका नाम मैंने बोला था कि डेली आएगा, है ना। एज पर IS 890-84 द मिनिमम पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। मिनिमम पिच मतलब पी मिनिमम जो होगा, जो आपका पी मिनिमम होगा, है ना, शुड नॉट बी लेस देन कितना, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, है ना। कहता है कि एज पर IS 890-84 द मिनिमम पिच शुड नॉट बी लेस देन, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। मतलब जो पिच का वैल्यू होगा वो कभी भी 2.5 टाइम्स ऑफ मिनिमम, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर से कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। अब देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों, कम क्यों नहीं होना चाहिए, अगर कम हो जाएगा तो क्या क्या डिफिकल्टी फेसेस करने को मिलेगा, है ना, ये आपका दिमाग में आना चाहिए, है ना। देखो, इससे कम क्यों नहीं होना चाहिए उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन 2.5 इंटू 5 ही क्यों होता है इसका कोई है जो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा आपको, है ना, क्योंकि ये सब वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ना। इससे कम क्यों नहीं होना चाहिए उसका मैं है जो एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, तो उसका एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान से सुनना है, जो कि आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। अब देखिए क्या होगा अगर इससे कम हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, है ना। सबसे पहली बात कि सपोज कीजिए यही प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है ना, इसका डिस्टेंस यदि 2.5 इंटू 5 से कम कर दिया जाए तो क्या होगा, दोनों जो होल है वो क्या होगा, ओवरलैप करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि दोनों होल है जो फेलुअर के चांसेस बढ़ जाएगा। सपोज करो कि एक होल यहाँ पे आपने किया, दूसरा होल है जो इसके काफ़ी पास में कर दिया, है ना। जब आप रिवेटिंग करेंगे तो हैमरिंग करेंगे, तो क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि यहाँ से होल किए हैं तो मटेरियल काट कर जो निकाल लिए हैं, तो ये दोनों होल है जो क्या हो सकता है, ओवरलैप हो सकता है, यदि काफ़ी डिस्टेंस कम हो जाए तो, है ना। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन ये होगा कि आप रिवेट में क्या करेंगे, बासर यूज करेंगे। रिवेट में क्या करते हैं, रिवेट या बोल्ट में, देखो जो भी स्पेसिफिकेशन मैं दूंगा वो रिवेट और बोल्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, है ना, रिवेट और बोल्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये है कि यदि आप बासर यूज करते हैं तो बासर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। यदि होल दोनों काफ़ी पास होगा और उस पर बासर जब आप यूज करेंगे तो बासर क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा, है ना, ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रीजन हुआ। तीसरा रीजन सुनो, तीसरा रीजन होगा कि सपोज कीजिए कि दो बोल्ट है जो काफ़ी पास आपने कसा है, तो दिक्कत क्या होगा, देखो इधर कि जब आप रिंच से इसको टाइट करने जाएंगे, जब इसको रिंच से इस तरह से टाइट करने जाएंगे तो अगर स्पेस दो बोल्ट के बीच में कम है तो रिंच को आप इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, आप बोल्ट को सही से टाइट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा रीजन ये है ना, तीसरा रीजन ये है। तो मैं 3 रीजन दिया हूँ, है ना। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मिनिमम पिच का वैल्यू 2.5 जिससे कम क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। तो टोटल 3 है जो आपको मैं क्या दिया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। पहला रीजन दिया कि क्या होगा, होल है जो फेल कर सकता है, अगर पास रहा तो होल फेल कर जाएगा। दूसरा है जो बासर ओवरलैप कर सकता है। तीसरा है जो क्या होगा, बोल्ट को टाइटनिंग करने में हमको क्या हो जाए, प्रॉब्लम होगा, बोल्ट को टाइटनिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, है। तो ये टोटल 3 रीजन है जो आपको याद रखना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको याद रखना है 2.5D, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका मिनिमम पिच का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पे। नेक्स्ट है पॉइंट 2 बोलता है कि मैक्सिमम पिच सेल नॉट एक्सीड। अब मैक्सिमम पिच के बारे में बताने जा रहा हूं, मिनिमम पिच के बारे में बता दिया, अब मैक्सिमम पिच के बारे में बताने जा रहा हूं, है ना। कहता है मैक्सिमम पिच सेल नॉट एक्सीड
16 times the thickness of thinner outside plate or 200 mm whichever is less in case of tension। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए अब समझ में आएगा, पूरे केयरफुल होके आज का क्लास है जो सुनना है ना। सपोज कीजिए कि ये दो प्लेट है, इसको आपने यहाँ से फोर्स P लगाया है और यहाँ से फोर्स P लगाया है, तो ये क्या हो गया? प्लेट अंडर द एक्शन टेंशन हो गया, प्लेट इज अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन हो गया, है ना। पिच क्या होता है? पिच होता है दो रिवेट के बीच का दूरी, दो रिवेट के बीच की दूरी होता है ना, सेंटर टू सेंटर, दो रिवेट के बीच की दूरी होता है सेंटर टू सेंटर, है ना। ठीक है, तो एक रिवेट ए हुआ, दूसरा ए हुआ, तीसरा रिवेट आपका ए हुआ, है ना। अब देखिए पिच क्या होगा? किसी भी दो के बीच का दूरी ले लेते हैं, सपोज करो ए दोनों के बीच का दूरी ले रहे हैं, है ना। अभी प्लेट चूंकि अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन है, तो कहता है अगर ऐसा केस हुआ जहां पे स्ट्रक्चर है जो अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन है, उस केस में जो पिच का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका वैल्यू 16T और 200 mm विचेवर इज लेस होगा, है ना, विचेवर इज लेस, है ना। इसका फिर से पढ़ते हैं, कहता है पिच शैल नॉट एक्सीड का मतलब क्या हुआ? मतलब P max should not be greater than 60T, पहला कैसे होगा, और 200 mm है ना। ये इसका क्या है? कंक्लूजन है, ठीक है। सपोज कीजिए इस प्लेट का थिकनेस मान लेते हैं कि 12 mm है ना, और इस प्लेट का थिकनेस मान लेते हैं कि 20 mm है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम P max कैलकुलेट करें तो शुड नॉट भी क्या होना चाहिए? 60 इंटू थिकनेस ऑफ कौन सा प्लेट? थिनर, पतला वाला, है ना, पतला वाला। अब क्यों पतला वाला लेते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन है ना, वो मैं दे रहा हूं अभी। 16 और 200 है ना। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? शुड नॉट ग्रेटर देन 16 गुना 12 कितना होता है? 16 इंटू 12, ये आ रहा है 192। पहला को जब सोल्व करें तो कितना आ रहा है? 192। ये सब क्वेश्चन ही है अपने आप में। और 200 mm है ना। अब बताइए कि पिच का वैल्यू क्या लेंगे? मैक्सिमम पिच का वैल्यू क्या अलॉट करेंगे? 192 करेंगे या फिर 200 करेंगे, है ना। अगर आप 200 कर दिए तो 192 से बड़ा हो जाएगा, है ना, 192 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पिच का वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 60T और 200 mm। इसका मतलब हम कौन सा लेंगे? 192 लेंगे। आंसर क्या होगा हमारा? पी मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस केस में पी मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 192। क्यों? क्योंकि यदि 200 हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा? 192 से बड़ा हो जाएगा, जबकि क्या कहता है? मैक्सिमम पिच शैल नॉट एक्सीड 16 टाइम द थिकनेस ऑफ द थिनर आउटसाइड प्लेट और 200 mm व्हिचएवर इज लेस इन केस ऑफ टेंशन मेंबर। अब देखो, अब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि क्यों थिनर प्लेट ले रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें डिजाइन में कमजोर को बचाना है। हमें डिजाइन में किसको बचाना है? जो वीक पोर्शन है उसी को हमको क्या करना है? सेफर मोड में डालना है ना। तो ये दोनों में जो थिकनेस जिसका कम है उसी प्लेट को फेलुअर होने के चांसेस क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, है ना। इसीलिए जब हम डिजाइन करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? थिनर प्लेट के बेसिस पे करते हैं, है ना। ऐसे भी हम लोग कमजोर का सहायता करना चाहिए, है ना, है कि नहीं। चलिए सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन था इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कहता है मैक्सिमम पिच शैल नॉट एक्सीड 12 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर आउटर प्लेट और 200 mm व्हिचएवर इज लेस इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, है ना। पहला केस तो टेंशन मेंबर का था, दूसरा क्या है? कंप्रेशन मेंबर का केस है। मतलब इस केस में जो फोर्स लग रहा होगा ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा P, है ना, और यहाँ से भी फोर्स लग रहा होगा
इस डायरेक्शन में P लग रहा होगा, है ना, इनसाइड की ओर। अब क्या हो गया, प्लेट कंप्रेशन में आ गया। प्लेट क्या हो गया, चूंकि हम इसको दोनों साइड के क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, है ना। अब देखो जब ऐसा केस हो तो कहता है कि पिच का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 12T और 200 mm, 12T और 200 mm, है ना। मतलब P max शुड नॉट ग्रेटर देन कितना, 12T और 200 mm, 200 mm। विचेवर इज लेसर, ये दोनों में जो छोटा होगा, यहाँ पे देखे थे ना, विचेवर इज लेसर, दोनों में जो छोटा होगा वही कंसीडर किए थे, है ना। 192 कंसीडर किए थे, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब देखो इस 16T और यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 12T और 200 है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जरूर है कि यहाँ पे सर 12T क्यों लिए हैं और यहाँ पे 16T क्यों लिए हैं, है ना। मतलब यहाँ पे कम क्यों लिए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है ना। वो एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है, उसको आपको ध्यान से सुनना है। देखो अगर ये दो रिवेट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता, अगर ये दो रिवेट के बीच में मतलब पिच का वैल्यू यदि इतना से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बकलिंग करने का चांस रहेगा। क्या हो जाएगा, बकलिंग करने का चांस रहेगा। कैसा, वो कैसे, यदि डिस्टेंस इतना से ज़्यादा हो जाएगा और इधर से कॉम्प्रेसिव फोर्स आप लगाएंगे, इधर से आप जब कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रिवेट है जो कुछ इस तरह से बकल कर जाएगा। मतलब ये जो प्लेट है वो कुछ इस तरह से बकल कर जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, बकल कर जाएगा। यदि ज़्यादा डिस्टेंस रहा तो, यदि ज़्यादा डिस्टेंस रहा तो ऐसे ध्यान से देखो, इस तरह से जब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा डिस्टेंस इससे हुआ 12T और 200 mm से, और यदि कंप्रेसिव फोर्स इस पे लगाएंगे तो प्लेट है जो कुछ इस तरह से बकल कर जाएगा, कुछ इस तरह से बकल कर जाएगा, है ना। तो इसी को बचाने के लिए ये है जो लिमिट है जो IS 800-9084 ने फिक्स किया है ना। एक एक चीज़ को सही तरीके से समझना है, उसके पीछे का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो आपका है गेज डिस्टेंस ऑफ रिवेट्स। नेक्स्ट क्या है, गेज डिस्टेंस ऑफ रिवेट। पिच है जो कंप्लीट हो गया, है ना। अब गेज डिस्टेंस देखते हैं। पिच में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लिए हैं, है ना। नेक्स्ट है जो गेज डिस्टेंस ऑफ रिवेट्स है। अब गेज डिस्टेंस होता क्या है, कहता है इट इज द ट्रांसवर्स डिस्टेंस। ये क्या होता है, ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स एंड इट इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इन द स्ट्रक्चरल मेंबर, है ना। पिच क्या था, पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स था, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स था, जबकि गेज क्या है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखिए फिगर में आपने फोर्स कुछ इस तरह से लगा रहा है, फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, फोर्स है जो इधर लगा रहे हैं, लेकिन गेज क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर तो ये हुआ, तो ये आपको गेज होगा, ये क्या होगा, गेज होगा। जबकि पिच क्या था, ए वाला, पिच क्या था, ए वाला, है ना, पिच ए था, और गेज क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, इसको किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, गेज, है ना। गेज हो गया जो अप्लाइड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, पिच होगा जो क्या होगा, पैरेलल डायरेक्शन में होगा या इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड होगा। ये सारा डिफिनेशन है जो आपका एग्जाम में एज इट इज आएगा, है ना, डिफाइन करने के लिए, तो इसको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट अब देखिए इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, कहता है एज पर IS 800-9084 द गेज डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 100 + 40 और 200 mm व्हिचएवर इज लेस, है ना। इसका मतलब हुआ कि जो G का वैल्यू होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 + 40 और 200 mm, है ना। ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, टी है जो सेम रहेगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, टी क्या रहेगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, है ना। अब देखिए ये तो था किसका स्पेसिफिकेशन, गेज का स्पेसिफिकेशन, है ना। याद रखना है, बट सच्चाई ये है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर भी डिजाइन में जब हम डिजाइन करेंगे तो ये चेक करेंगे ये सब चीज़ें, है ना। आगे देखते हैं एज डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज
एज डिस्टेंस, है ना। एज डिस्टेंस को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। कहता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रिवेट होल फ्रॉम द एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट, फ्रॉम द एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रिवेट होल फ्रॉम द एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट, है ना। अब देखिए यही एज है ना, ये क्या है, एज है। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ए वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं ना। ये क्या है, एज है, ए वाला, इसको क्या बोल रहे हैं, एज बोल रहे हैं, ठीक है। तो एज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कोई रिवेट को पकड़िए, एक रिवेट ये हो गया, है ना। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं। फिगर में दिख रहा है ना। इसको आप सही से कॉपी में जब नोट करेंगे तो बनाना है ना। ये हो गया आपका एज डिस्टेंस, है ना। सारी होता है ना, सारी का क्या होता है, एक एज होता है, एक इंड होता है। जैसे ए है ना, इसको ध्यान से देखो, ए क्या है, इसका एज है, और ए क्या है, इसका इंड है। ए है जो क्या है, इंड है, ए क्या है, एज है ना। मतलब एज क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और इंड क्या होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, है ना। So it is the distance of the center of a rivet hole from the adjacent edge of the plate, adjacent edge of the plate, है ना। तो ये रहा एज डिस्टेंस। क्या इसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, हाँ, तो इसका स्पेसिफिकेशन है ना। कहता है एज पर IS 800-84 मिनिमम एज डिस्टेंस शैल नॉट बी लेस देन, मिनिमम एज डिस्टेंस शैल नॉट बी लेस देन 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर फॉर सीयर्ड और हैंड फ्लेम कट एज, हैंड फ्लेम कट एज। अब देखो जब हम प्लेट को बनाएंगे तो प्लेट का जो एज पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, ये सब जो एज पार्ट है ना, इसको दो तरीका से कट किया जा सकता है। एक तो आप मशीन से कट कर सकते हैं, और एक है जो मैनुअली हैंड से कट कर सकते हैं, है ना। एक है जो मैनुअली हैंड से कट कर सकते हैं, है ना। तो हैंड से जब कट करेंगे तो उतना स्मूथनेस प्राप्त नहीं होगा, उतना स्मूथनेस आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना। यही कारण है कि इस केस में क्या लेते हैं, कहता है मिनिमम एज डिस्टेंस कितना लेते हैं, 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर। मिनिमम एज डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, इस केस में कहता है कि ई मिनिमम जो होगा 1.7 टाइम्स ऑफ द होल डायमीटर, होल डायमीटर को डी से डिनोट किए थे, 1.7 डी हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है दूसरा कहता है कि 1.5 टाइम्स द होल डायमीटर फॉर रॉड और मशीन फ्लेम कट और प्लेन्ड एज, और प्लेन्ड एज। इस केस में ई मिनिमम कितना हो जाएगा, तो एग्जाम में देखना है कि कौन सा केस पूछ रहा है। इस केस में हो जाएगा ई मिनिमम आपको 1.5 इंटू डी, 1.5 इंटू डी, है ना। क्योंकि इस केस में क्या रखा है, कम रखा है, क्यों, क्योंकि चूंकि जब मशीन से हम कट करेंगे, है ना, तो क्या होगा, एज हमारा स्मूथ आएगा, एज हमारा स्मूथ आएगा तो फेलियर के चांसेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए मिनिमम क्यों लिखा है ना, वाई इट इज मिनिमम। मैक्सिमम में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम इसलिए रखा है कि अगर इतना से भी कम दे दिया जाए तो फिर कुछ ऐसा होगा, सपोज कीजिए ये प्लेट है, ये है जो प्लेट है, और एक्चुअल में होना चाहिए होल यहाँ पे, आपने होल है जो काफ़ी पास में कर दिया, काफ़ी होल पास में कर दिया, तो लोड जब अब इस पर लगाएंगे, जब इस पर आप लोडिंग जब इसको करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है प्लेट यहाँ से ब्रेक कर जाए, हो सकता है प्लेट यहाँ से ब्रेक कर जाए, है ना। यही कारण है कि मिनिमम एज डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे रखा गया है ना। सो रीजन है जो आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए। 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर फॉर सीयर्ड और हैंड फ्लेम कट। यदि आप प्लेट का एज को है जो हाथ से काटते हैं, हाथ से काटने का मतलब है कि हैंड इक्विपमेंट की हेल्प से यदि काटते हैं, है ना, तब उस केस में क्या होगा, 1.7 टाइम्स होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उस केस में आप बहुत ज़्यादा स्मूथ एज को नहीं बना पाएंगे, है ना। और 1.5 टाइम्स द होल डायमीटर होगा फॉर रॉड और मशीन फ्लेम कट, यदि आप मशीन से काटते हैं या प्लेन्ड एज से काटते हैं, है ना। देखते हो प्लेट को है जो बिल्डिंग से भी काटा जाता है, गैस वेल्डिंग की हेल्प से भी काटा जाता है। कुछ कुछ दुकान पे लोग देखे होंगे आप लोग, है ना, वर्कशॉप जहाँ पे है वहाँ पे बिल्डिंग से क्या करते हैं, इसको कट करते हैं ना, गैस वेल्डिंग की हेल्प से। नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम एज डिस्टेंस। मैक्सिमम एज डिस्टेंस का क्या है, सो मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी एक्सीड। मैक्सिमम का लिमिट क्या है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, देखने में ठीक नहीं लगेगा, है ना, देखने में ठीक नहीं लगेगा। नहीं, दूसरी बात कि मटेरियल का वेस्टेज होगा, यदि बहुत ज़्यादा एज आप छोड़ देते हैं तो क्या होगा, मटेरियल का वेस्टेज होगा। तो उसको बचाने के लिए कहता है कि मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड
16t इंटू इप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा, इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 250 डिवाइडेड बटा एफ बाई 250 डिवाइडेड बटा एफ बाई, ये होता है मैक्सिमम 60t इंटू इप्सिलॉन नॉट, है ना। इप्सिलॉन नॉट जहाँ पे क्या है 250 डिवाइडेड बटा एफ बाई क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस, है ना। दूसरा क्राइटेरिया बोलता है कि 40 प्लस 40 वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ क्या होगा, थिनर प्लेट, है ना। 16t इंटू इप्सिलॉन नॉट, दूसरा 40 प्लस 40 वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर आउटर प्लेट, टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर आउटर प्लेट, है ना। अब देखिए, सो ये तो था आपका मैक्सिमम एज डिस्टेंस का क्राइटेरिया जो आपको याद रखना है ना। मतलब ई मैक्सिमम जो होना चाहिए, यहाँ पे अगर इसका कंक्लूजन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ई मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड 60t इंटू इप्सिलॉन नॉट और 40 प्लस 40 है ना, 40 प्लस 40, ठीक है। तो ये दोनों से एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है जो इंड डिस्टेंस है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इंड डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय ई डैश, इसको किससे डिनोट करते हैं, ई डैश, ठीक है। इंड डिस्टेंस क्या होगा, फिगर में देखिए, ये क्या है, इंड है, ये क्या है, इंड है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू होगा इसी को क्या बोलेंगे, इंड डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे देखिए फिगर में ए वाला ए वैल्यू है ना, ए वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, इंड डिस्टेंस बोल रहे हैं, है ना, इंड डिस्टेंस इसको बोल रहे हैं, ठीक है। कहता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट रिवेट होल फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेट, एक इंड ए हो गया, दूसरा इंड ए हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, है ना, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। सो इट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट रिवेट होल फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेट। अब देखो इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ऐसा इंड डिस्टेंस का, है ना, तो हमें एज डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, इंड के बारे में कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका है स्टैगर्ड पिच। अभी तक एक पिच तो हम लोग देख चुके थे, नॉर्मल पिच और सिंपल पिच, है ना। स्टैगर्ड पिच क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए होगा क्या, जनरली जब आप एंगल सेक्शन जब आप जोड़ते हैं, जैसे ए क्या है, एक तरह से एंगल सेक्शन है, ये क्या रहेगा, एंगल सेक्शन रहेगा इस तरह से, है ना। तो क्या करेंगे आप, रिपीटिंग करेंगे, है ना। तो दो रो में रिपीटिंग करते हैं, दो रो में है जो रिपीटिंग करते हैं, है ना। अब देखिए एक रो है, ये आपका एंगल सेक्शन है, एक रो है जो यहाँ पे रिपीटिंग किया गया है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटिंग किया गया है, दूसरा है जो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है ना। ये फिगर कैसे दिखेगा, यहाँ से आप देखिए साइड से, यहाँ साइड से देखेंगे, है ना, तो शुरू में ये रेक्टेंगल दिखेगा, तो ये रेक्टेंगल बन गया, उसके बाद ये वाला पार्ट दिखेगा, तो ये वाला पार्ट बन गया, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जनरली स्टैगर्ड पिच के लिए हमें दो रो चाहिए, रिवेट नंबर ऑफ रो ऑफ रिवेट कितना होना चाहिए, दो चाहिए, तो एक रो ए हो गया और एक रो ए हो गया, है ना। अब क्या होगा, सामने सामने कभी भी इसमें रिपीटिंग नहीं करते, क्यों, क्योंकि यदि हम सामने सामने कर देंगे, देखिए इस केस में अगर सामने सामने कर देंगे तो क्या होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन से क्या होगा, मटेरियल ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, एक रिवेट यहाँ पे दिए, दूसरा रिवेट यहाँ पे दिए, तीसरा रिवेट यहाँ पे दिए, चौथा रिवेट यहाँ पे दिए, है ना। तो क्या हो गया, ये जिगजैग हो गया, ये क्या हो गया, जिगजैग पैटर्न बन के तैयार हो जाता है ना। तो दो रिवेट के बीच का जो दूरी होगा, कहता है इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ रिवेट होल मेजर्ड ऑब्लिकली इन द मेंबर, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड पिच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड पिच बोलते हैं, है ना, स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। ये आप आगे टेंशन मेंबर जब देखेंगे वहां पर भी इसको हम क्लियर करेंगे, है ना। जैसे सपोज कीजिए इस रिवेट की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ए डिस्टेंस होगा, दूसरा ए डिस्टेंस होगा, तीसरा ए डिस्टेंस होगा, है ना। तो ये सब क्या है, स्टैगर्ड है। तो ये सब जो दूरी होगा इसी को क्या बोल देंगे, चूंकि पिच तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोडिंग होगा ना,
तो ये गलती से जो ऑब्लिक डिस्टेंस लिख दिया है, ऑब्लिक डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या होगा, होगा तो दो रिवेट के बीच की दूरी ही, दो रिवेट के बीच की दूरी ही होगा, है ना। तो इसको आपको नहीं बनाना है, इसको बनाना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसी को क्या बोल रहे हैं, स्टैगर्ड पिच बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, स्टैगर्ड पिच बोल रहे हैं, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, स्टैगर्ड पिच बोल रहे हैं। इस केस में अलग बात है कि ये क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब सब पिच का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, सब पिच का वैल्यू क्या है, इक्वल है इस केस में, है ना। अब देखिए नोट्स में, देखिए नोट्स कहता है कि व्हेन रिवेट्स आर स्टैगर्ड एट इक्वल इंटरवल, जैसा कि अभी देखे थे हम लोग, है ना। व्हेन रिवेट्स आर स्टैगर्ड एट इक्वल इंटरवल एंड गेज डज नॉट एक्सीड 75 mm, है ना। एज पर IS 1984 स्टेटमेंट बोलता है कि व्हेन रिवेट्स आर स्टैगर्ड एट इक्वल इंटरवल, जैसा कि हमने देखा अभी, है ना, गेज डज नॉट एक्सीड 75 mm। दूसरा, पहला इसमें क्राइटेरिया क्या हो गया, स्टैगर्ड होना चाहिए, और पिच कैसा होना चाहिए, इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि गेज शुड नॉट 75 mm, दूसरा क्राइटेरिया बोल रहा है कि गेज है जो 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन पिच स्पेसिफाइड इन द टेंशन एंड कंप्रेशन, टेंशन में कितना था पिच बताइए, टेंशन में कितना था 60T और 200, कंप्रेशन में कितना था 12T और 200, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 12T और 200। So then pitch specified in tension and compression may be increased by 50%, subjected to maximum of 32T और 300 mm, whichever is less, है ना। कहने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, अगर पिच स्टैगर्ड है, अगर उसका गेज डिस्टेंस है जो 75 mm से ज़्यादा नहीं है, गेज शुड नॉट एक्सीड 75 mm, गेज है जो शुड नॉट, देखिए क्या क्या क्राइटेरिया हो गया इसमें, इसको ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। पिच क्या होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, गेज होना चाहिए जो जी का वैल्यू होना चाहिए जो शुड नॉट ग्रेटर देन 75 mm होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा केस है, स्टैगर्ड है और गेज है जो 75 mm से ज़्यादा नहीं है, तब कहता है इस केस में जो पिच का वैल्यू होगा उसको क्या कर देंगे, जो भी पिच का वैल्यू ये सब आ रहा था, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, कितना से 50% से, तो 1.5 से क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे 60T और 200, और यहाँ पे कितना था 12T और 200 है ना। यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा ना, है ना। इसको क्या कर देंगे, अब टेंशन में ले रहे हैं कि कंप्रेशन में ले रहे हैं, उस बात पे डिपेंड करेगा, है ना। उस वैल्यू को हमको क्या करना, 1.5 से गुना करना है ना। अब गुना करने के बाद सपोज कीजिए कि ये वैल्यू आ गया P1, तो सेकेंड लाइन कहता है कि जो P1 होना चाहिए वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन होना चाहिए 32T और 300 mm, है ना, whichever is less, है ना, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, है ना। कोड में सब पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन आपको हवा तक नहीं लगेगा जब आप उसका मतलब है जो एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है ये नहीं समझेंगे तब, है ना। सो कोड है जो धीरे धीरे आप कवर हो जाएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है ना। फिर से मैं समझा दूं, कहता है व्हेन रिवेट्स आर स्टैगर्ड एट इक्वल इंटरवल एंड गेज शुड नॉट एक्सीड 75 mm, then the pitch specified in the tension and compressor may be increased by 50% subjected to the maximum value 32T और 300 mm, whichever is less, है ना। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका टैकिंग रिवेट्स और स्टिच रिवेट। इसको बहुत अच्छे समझना है, टैकिंग रिवेट्स और स्टिच रिवेट्स, है ना। सबसे पहली बात कि टैकिंग रिवेट्स और स्टिच रिवेट होता क्या है ना, इसको देखते हैं। कहता है कि टैकिंग रिवेट्स आर यूज्ड टू मेक द स्ट्रक्चर एज ए सिंगल यूनिट, ये टैकिंग रिवेट होता है, एक टाइप का रिवेट ही होता है जिसका मेन रिवेट से डायमीटर क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा क्यों होगा, क्योंकि इस रिवेट का यूज हमारा लोड ट्रांसफर करना नहीं है। ये बात कान खोल करके सुनना है, इस रिवेट का हमारा काम लोड ट्रांसफर करना नहीं है, तो फिर क्या है, इसको जस्ट है जो दो स्ट्रक्चर को जोड़ना काम है ना। जैसे देख लो इस फिगर में, देखिए एक एंगल सेक्शन ए है, एक एंगल सेक्शन ए है, ये दोनों क्या हो गया, इसको गसेट प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गसेट प्लेट बोलते हैं, है ना। हमारा मेन काम क्या था,
इस गसेट प्लेट से दोनों एंगल को जोड़ना था, वो तो हम मेन, ये सब क्या है, मेन रिवेट है, ये है जो आपका मेन रिवेट है, ये क्या है, मेन रिवेट है ना, जिसके हेल्प से हम लोड को ट्रांसफर करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोड को ट्रांसफर करेंगे, है ना। अब देखो या एंगल सेक्शन तो आगे तक कंटिन्यू होगा, आगे तक कंटिन्यू होगा, इधर वाला भी एंगल सेक्शन आगे तक कंटिन्यू होगा, है ना। अब हमको क्या करना है, कुछ रिवेट को क्या करेंगे, यूज करेंगे दोनों एंगल सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए, दोनों एंगल सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए, है ना। इस तरह से क्या कर देगा, इसको कनेक्ट करेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, टैकिंग रिवेट, मतलब सिर्फ स्टिचिंग का काम कर। चलो अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखो यहाँ पे एक सपोज करो कोई मेंबर है ना, एंगल सेक्शन है, अगर इसमें टैकिंग नहीं करते, यहाँ पे बीच में टैकिंग यदि नहीं करते हैं और इस पे यदि लोड लगाते हैं, सपोज करो कंप्रेशन, तो कैसा होता है, देखो ये फैल जाता है, ये क्या करता है, फैल जाता है ना। अब देखो यदि हम इसको स्टिच कर देते हैं, अभी यदि हम इसको स्टिच कर देते हैं, यहाँ पे है जो, यदि हम स्टिच कर दिए, अब देखो अब इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये खुलेगा, अब ये नहीं खुलेगा, है ना। अब इसका है जो आगे वाला फेस है जो नहीं खुलेगा, है ना, क्योंकि स्टिच हो गया। तो जस्ट इसका काम क्या है, स्टिच करना काम है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये बकलिंग नहीं करेगा, बकल कभी भी नहीं करेगा, है ना। इसका लोड ट्रांसफर नहीं करना काम है, ये सिर्फ क्या करना है, दो एंगल सेक्शन जो अलग अलग अभी दिख रहा था, दोनों को स्टिच कर दिए तो क्या हो गया, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा, है ना। यही इसका मेन पर्पस है। यहाँ पे देख सकते हो, ये तो गसेट प्लेट से मेन रिवेट है, ये सब मेन रिवेट है। इसको जब कट करके सेक्शन बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू से जब बनाएंगे तो, है ना। ये क्या है, टैकिंग रिवेट है, इसको क्या बोलते हैं, टैकिंग रिवेट। ये दोनों दिखाया गया यहाँ पे, दो जो यूज किए हैं, ठीक है। तो इसका भी कुछ पिच होता है जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं इसको, है ना। अब देखिए सेकेंड रीजन क्या है, टू प्रिवेंट द बकलिंग इन कंप्रेशन, अभी इसको मैं समझाया, है ना। यदि यहाँ पे हम टैकिंग कर देते हैं दोनों एंगल सेक्शन को तो क्या होगा, बकल नहीं होगा, जो पहले ऐसे बकल कर रहा था वो बकलिंग नहीं होगा, है ना, वो क्या होगा, बकलिंग नहीं होगा, है ना, वो क्या होगा, बकलिंग नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है, वो क्या होगा, बकलिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड लाइन क्या है, कहता है दीज रिवेट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू कैलकुलेटेड स्ट्रेस। मैंने पहले ही बोला कि इस रिवेट पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, मतलब इसको लोड ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन नहीं करते हैं, है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसीलिए पॉइंट सब लिखा रहा हूँ। दीज रिवेट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू कैलकुलेटेड स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस के लिए हमको डिजाइन करना है, जो भी लोड के लिए डिजाइन करना है, उसके लिए इसको नहीं डिजाइन करते हैं, उसके लिए तो मेन रिवेट को डिजाइन करते हैं, है ना। क्योंकि इसका मेन पर्पस हमारा लोड ट्रांसफर करना है ही नहीं, इसका हमको मेन पर्पस क्या है, सिर्फ दो यूनिट को क्या करे, सिंगल यूनिट बना दे, मतलब जस्ट स्टिच करने का काम करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पीच ऑफ द टैकिंग रिवेट शुड नॉट एक्सीड 32T और 300 mm। ये भी आया था थोड़ा देर पहले, यहाँ पे आया था, है ना। पी एक्चुअली यही ये बात बोल रहा है ना, सेम ही बात बोल रहा है। पीच ऑफ द टैकिंग रिवेट शुड नॉट एक्सीड 32T और 300 mm व्हिचएवर इज लेस इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब हुआ कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो रूम टेम्परेचर पे है ना, उस पर कभी भी बारिश वगैरह नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह नहीं पड़ रहा है ना, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं है ना। ये क्या है, इनसाइड, मतलब अंदर कंस्ट्रक्शन है ना। अब देखिए कहता है एंड पिच शुड नॉट एक्सीड 16T और 200 mm व्हिचएवर इज लेस व्हेन स्ट्रक्चर इज एक्सपोज्ड टू वेदर, व्हेन स्ट्रक्चर इज एक्सपोज्ड टू वेदर, है ना। यही यदि ओपन एटमॉस्फेयर में स्ट्रक्चर ये है, ओपन एटमॉस्फेयर में यदि स्ट्रक्चर है तो कौन सा कंडीशन होगा पिच का, ए वाला होगा, 60T और 200 mm। तो एग्जाम में देखना है कि नॉर्मल कंडीशन के लिए पूछ रहा है या फिर वेदर कंडीशन के लिए पूछ रहा है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तब क्या लेंगे, कुछ नहीं बोलेगा इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि वो व्हेन स्ट्रक्चर इज एक्सपोज टू वेदर यदि पूछता है तब हम ए वाला कंडीशन लेंगे, है ना, ये इसका मतलब है। तो इस केस में क्या होता है, पिच का वैल्यू क्या करते हैं, पिच का वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। पिच का वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि पिच का वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर यदि एक्सपोज टू वेदर कंडीशन है, मतलब बारिश वगैरह होगा, है ना, और भी कुछ है जो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गैप छोड़ देते हैं तो क्या होगा, इसमें आके क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है बहुत सारा वेस्ट वगैरह, है ना। इसीलिए गैप है जो बहुत कम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, पिच का वैल्यू घटा देते हैं जब वो
एक्सपोज टू वेदर रहता है ना, ये है जो इसका रीजन है। कुछ भी वेस्ट मटेरियल इसमें आके क्या हो सकता है, इसमें इंसर्ट हो जा सकता है ना, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, निकट निकट है जो रिवेट, टैकिंग रिवेट को प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, ये इसका मेन रीजन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है कि फॉर कंप्रेशन मेंबर मैक्सिमम पिच ऑफ टैकिंग रिवेट शुड नॉट मोर देन 600 mm, है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन मेंबर के केस में, जैसे कॉलम वगैरह हो गया, तो कंप्रेशन मेंबर के केस में मैक्सिमम रिवेट का वैल्यू, मैक्सिमम टैकिंग रिवेट का पिच कितना होगा, टैकिंग रिवेट का मैक्सिमम पिच है जो 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, एक कोड का स्पेसिफिकेशन है। एंड लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर द मैक्सिमम पिच ऑफ टैकिंग रिवेट शुड नॉट एक्सीड 1000 mm, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट का है ना। ए वाला पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप है जो याद रख सकते हैं, ठीक है। टैकिंग रिवेट क्यों प्रोवाइड करते हैं ये मैं बता दिया, है ना। इसको क्या लोड के लिए डिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको लोड के लिए डिजाइन नहीं करते हैं क्योंकि उसका लोड ट्रांसफर करना काम ही नहीं है ना। इसको सिर्फ क्या स्ट्रक्चर को यूनाइट करने का काम करता है ना, यूनाइट करने का, सिंगल यूनिट बनाने का काम करता है, नहीं। तो ये तो था हमारा टैकिंग रिवेट के बारे में डिस्कशन, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में है जो हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, और प्रोबेबली है जो डिजाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइंट का डिजाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, अभी ज्वाइंट का डिजाइन करने का जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। जो हमारा बेस बनाना है वही है जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, इसी में बट ज्वाइंट आएगा और लैप ज्वाइंट आएगा, दो ज्वाइंट पढ़ना है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि दोनों में सुपीरियर कौन होता है, दोनों में एफिशिएंसी किसका ज़्यादा होता है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, है ना। मैं आशा करता हूँ चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर से आप लेक्चर को एक बार रिवीजन करके देखिए, है ना। सो मैं वीडियो है जो मैं VCS में भी डाल दिया हूँ, जो कि VCS अब काम करना स्टार्ट हो गया है ना। आप वहाँ पे जाके है जो रेटिंग करना न भूलें, है ना, रेटिंग करना आप वहाँ पे जाके न भूलें, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली है जो लिखिए, वहाँ पे मैं पूरा करने की, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और इसका PDF है जो VCS पे मैं अपलोड कर दूँगा, है ना। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।